इस बुक का कंटेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये बुक आपको फ्री है, इस कोर्स के साथ ये बुक आपकी फ्री है, ई बुक, यू गेट ई बुक कंप्लीटली फ्री विद दिस कोर्स, ठीक है। तो इस बुक में क्या क्या कंटेंट्स हैं, पहले तो अपन उन पर बात कर लेते हैं। तो एक्चुअली में आप लोगों का जो सिलेबस है CSIR नेट का, ठीक है, CSIR नेट का अपना जो सिलेबस है ना, हमने अपने एक बुक में इस पूरे सिलेबस को कवर किया हुआ है पहले से ही, तो आपको अलग से कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जितना सफिशिएंट है वो सब हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया है बुक के अंदर, ठीक है। तो आपको अलग से कहीं और जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है। तो यहाँ चैप्टर 1 से स्टार्ट होगा, नहीं पॉज नहीं है, नो नो पॉज, ठीक है। फिर हमारा जो सेकेंड चैप्टर होगा है वो है मोशन इन वन डायमेंशन, ठीक है। तो वेलकम वेलकम प्रियंका, ठीक है। देन प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। देन लॉज ऑफ मोशन। तो आप देखो लगभग यहाँ तक जो चैप्टर्स हैं ये आपके BSc के हैं, आप BSc में पढ़ते हो, और ये चैप्टर्स आप पढ़ते हो, ठीक है, 11th क्लास में, 11th से 12th क्लास में, ठीक है। तो स्टार्टिंग का जो है बच्चों वो आपका एक बिल्कुल फंडामेंटल लेवल की चैप्टर्स होते हैं जो कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अपना आता है, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स, मतलब यहाँ से अपना स्टार्ट होता है एक्चुअली में MSc वाला सिलेबस, ठीक है, जो एक्चुअली में आप लोगों के लिए जो है, जो आप MSc लेवल पर जो पढ़ते हो, ठीक है। सर नाउ क्लियर, ओके, ठीक है निकेत, ठीक है। तो ये रहा आपका, तो इसमें सारे वो चीजें हैं, लैग्रेंजियन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, मोमेंटा, फोर्स, ठीक है, एवरीथिंग, ठीक है, पॉइसन ब्रैकेट, जनरेटिंग फंक्शन, हैमिल्टन जैकोबी थ्योरी, एक्शन एंगल वेरिएबल्स, रिजिड बॉडी, स्मॉल ऑसिलेशंस, ठीक है, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स पूरी कवर हो जाएगी, डायमेंशनल एनालिसिस है, और इस बुक में आपको फॉर्मुलेज भी मिलते हैं, ठीक है। एंड लास्ट चैप्टर इज ऑन द फेज स्पेस ट्रैजेक्टरीज, और उसके बाद एक और चैप्टर है जिसमें सिर्फ लेटेस्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस और फॉर्मुलेज हैं, ठीक है, जिससे आपको एक लेटेस्ट ईयर का नॉलेज हो जाता है, ठीक है। तो अपन लोग ये सब कवर करेंगे, ठीक है, सभी चीजें कवर करेंगे। और हम लोग, हमें मालूम है कि आपका जो एग्जाम है वो लगभग 2 से 6 जून के बीच में हो सकता है, ये बात हम जानते हैं, ठीक है। तो अपने पास टाइम तो ज़्यादा नहीं बचा है, तो हम हमारे लिमिटेड टाइम में ही सिलेबस को कवर कर देंगे, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। और हम जैसे कि आप लोग को मालूम है जरूरत पड़ने पर क्लासेस ज़्यादा भी हो सकती हैं, जैसे अभी तो हमने स्टार्टिंग में बोला कि हम वीक में 3 डेज लेंगे क्लासेस, 3 days ए वीक, ठीक है। अब इसके पीछे का रीज़न क्या था मैं आपको बता देता हूँ, इसके पीछे का रीज़न ये है, ठीक है, द मेन रीजन इज दैट, इसके पीछे का कि आप लोगों को खुद से भी पढ़ने का, रिवीजन करने का, फॉर्मूले लिस्ट बनाने का टाइम चाहिए होता है, तो वो टाइम आपको मिले, क्योंकि मॉर्निंग में आप एक क्वांटम की क्लास अटेंड करते हो, इवनिंग में आप क्लासिकल की अटेंड करते हो सकता है कि कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी आप पढ़ रहे हो, तो इसलिए आपको भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है मॉक टेस्ट देने के लिए, ठीक है। तो उसलिए आपका जो ट्रैक है वो टूटे ना, है ना, हम ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी लाइव क्लास आगे चलने लगे और आप पीछे पीछे रिकॉर्डिंग से पढ़ रहे हो, है ना, तो ऐसा ना हो, इसी कारण से हमने इतना रखा है। बट अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम नंबर ऑफ डेज ए वीक इंक्रीज भी कर सकते हैं, दैट इज फॉर योर वेलफेयर ओनली, ठीक है। बट अभी स्टार्टिंग में पहले देखते हैं कि थिंग्स आर ऑन ट्रैक और नॉट, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को, ठीक है। सिलेबस आपका पूरा कवर कराया जाएगा, ठीक है, कंप्लीट सिलेबस विल बी कवर्ड, ओके। सो लेट मी नो देन, फिर आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, जस्ट मुझे कमेंट टू मी, इज दैट क्लियर, ओके। तो चलो अब आज स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना, है ना। तो हमारा आज का क्लास का टॉपिक, तो बच्चों देखो, हम स्टार्ट करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस से, वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस। अब आप सोचेंगे कि सर हमें पहले न्यूटोनियन नहीं पढ़ा रहे हैं, फर्स्ट चैप्टर में ही डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा रहे हैं। बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस जो है ना वो 11th क्लास की बुक का टॉपिक है, 11th क्लास में पढ़ते हो आप इसे, कोई बहुत हाई फाई चैप्टर नहीं है,
बट ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, है ना। मगर डायमेंशनल एनालिसिस अपने आप में सब कुछ नहीं है, इसके लिए ओवरऑल नॉलेज होना बहुत जरूरी है। डायमेंशनल एनालिसिस से आप तभी अच्छा स्कोर कर सकते हो जब आपको ओवरऑल नॉलेज होता है। कैसा नॉलेज होता है? ओवरऑल नॉलेज होता है, मतलब पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स का थोड़ा बहुत नॉलेज जब आपको हो जाता है, तब आपसे डायमेंशनल एनालिसिस के क्वेश्चंस बनने लगते हैं, और आप सीख जाते हो कि इसकी मदद से क्वेश्चन को कैसे करना है। सुधीर, हम 30 मई के पहले तक कराएंगे, ठीक है, कि पहले कराने की बहुत कोशिश करेंगे, ठीक है। वैसे तो टाइम कम है, बट हमारी प्रयास बहुत ज़्यादा रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आपको मालूम है, एक क्वांटम और एक क्लासिकल, ठीक है। एक फैकल्टी को 2 ही सब्जेक्ट मिले हैं, तो आप चिंता नहीं करो, हम करा देंगे। अगर आप मन लगाकर पढ़ाई करोगे, ठीक है, तो सब हो जाएगा, ठीक है। आप अपना होमवर्क करते रहेंगे तो बिल्कुल आराम से आप कर पाएंगे, ठीक है। सो ठीक है, हो जाएगा, चिंता नहीं करना है, ठीक है, हम करा देंगे, बट आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब समय की थोड़ी सी हमें मालूम है कि समस्या है, बट वी विल बी मैनेजिंग ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। तो बच्चों, चलो बात करते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है, डायमेंशंस होते क्या हैं। आई थिंक यू ऑल आर रेडी, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमारी बुक का चैप्टर नंबर 21 है, ठीक है, जो हम सबसे पहले आपको करा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसका नॉलेज हो जाएगा तो बाकी क्वेश्चंस आगे बहुत अच्छे से बनेंगे। तो अब मैं आपसे एक क्योंकि आप लोग ऑलरेडी एमएससी स्टूडेंट हैं, है ना, तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। आप बस मुझे उस क्वेश्चन का आंसर देंगे, फिर हम बताएंगे कि आंसर है क्या और उस क्वेश्चन को हमने क्यों पूछा। बच्चों, हमारे पास है डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी कुछ तो होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो आप बता सकते हैं क्या कि डेंसिटी के पास मास का कौन सा डायमेंशन है? इसके पास मास का कौन सा डायमेंशन है? क्या आप बता सकते हैं विच डायमेंशन ऑफ मास डज डेंसिटी हैज? मास का कौन सा डायमेंशन है, बताइए। मास का कौन सा डायमेंशन है? वेरी गुड आंसर, 1। आंसर इज 1। अब आप बोलेंगे 1 कैसे हो गया सर? आप में से कई लोग केजी लिख रहे हैं, मैं यूनिट नहीं पूछा था, मैं आपसे बता रहा था कि मैं तो डायमेंशन पूछ रहा हूँ, ठीक है। देखो, डायमेंशन का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, ठीक है। इट्स ओके, थिंग्स विल बिकम सून क्लियर, ठीक है। तो इसके पास देखो, आपने यूनिट लिखा है वो भी सही है कुछ हद तक, बट हम एक्चुअली में और अच्छी तरह से जानना चाहते थे, ठीक है। हम मगर थोड़ा सा और अच्छी तरह से जानना चाहते हैं इसे, ठीक है। ओके, फाइन। यहां पर अगर आप देखो तो इस पर इसके पास जो है मास का एक डायमेंशन है और वॉल्यूम का -1 डायमेंशन है, ठीक है। तो ये हो गया इसके पास डायमेंशंस। तो इसके पास हो गया मास का एक डायमेंशन और वॉल्यूम का इनवर्स डायमेंशन, ठीक है। अब जैसे कि बात करते हैं बच्चों हम लोग फोर्स की। अगर हम देखें तो फोर्स कुछ तो होता है, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। इट इज ऑल्सो कुछ तो होता है डीपी अपॉन dt, ठीक है, ठीक है। तो ये इसकी अलग अलग डेफिनेशंस हैं, तो आप यहां से देख सकते हो कि जब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो इसके हिसाब से फोर्स के पास मास का एक डायमेंशन है और एक्सीलरेशन का एक डायमेंशन है। जब हम यहां से देखते हैं, ठीक है, तो यहां पर इसके पास मोमेंटम का एक डायमेंशन है और टाइम का ये इनवर्स डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है। तो चीजें इस तरह से रहती है। अब
ये तो अभी आपको मैंने जो बताया ये एक बहुत अच्छा तरीका है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का, ठीक है। अब मैं कुछ और चीजें बताता हूँ बच्चों। देखो अपन लोगों के पास ना, ठीक है, अब चीजें समझ में आएंगी। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे पास है डेंसिटी, तो मैंने लिखा मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हो गया एम, ये क्या हो गया, वॉल्यूम क्या होता है, बेसिकली लेंथ की थर्ड पावर पे डिपेंड करता है। चलो अपन मान लेते हैं क्यूब है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा m1l क्यूब। यहाँ पर टाइम का कोई डायमेंशन नहीं है तो टाइम के ऊपर 0 रखो। ये बन गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूले में जो आप ये देखते हो यही हमारे डायमेंशंस होते हैं। दीज आर द डायमेंशंस। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ मास, दीज आर द डायमेंशंस ऑफ लेंथ, दिस 0 इज द डायमेंशन ऑफ टाइम इन दिस केस, ठीक है। हाँ, यहाँ पर माइनस लगा दो, ठीक है। तो आई डिड ए मिस्टेक आई थिंक, है ना, माइनस, ये हमने माइनस लगा दिया, ठीक है। चलो मैं सुधार देता हूँ, ठीक है, मैं माइनस लगा दिया, ठीक है। तो अब ठीक है, तो इट हैज डायमेंशंस लाइक दिस। अब बच्चों देखो, ये तो आप लोग समझ ही गए हैं कि डायमेंशन क्या है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, डायमेंशन इज द पावर ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। नाउ सी, अब हम बात करेंगे एसआई यूनिट्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग मेरी बुक से पीडीएफ पढ़ लेना, मैंने पीडीएफ ऑलरेडी अटैच कर दिया है, आप देख सकते हैं, हमने कोर्स में भी डाल दिया है। पीडीएफ से आप चैप्टर नंबर 21 जो है वो पढ़ लेंगे, ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस का। यहाँ पर अंदर सारी चीजें लिखी हुई है कि यूनिट्स क्या होते हैं, डायमेंशंस क्या होते हैं, एंड एवरीथिंग इज रिटन हियर, ठीक है। मैं यहाँ पर जो है डायरेक्टली आपको वो चीज बता रहा हूँ जिससे डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व होंगे, है ना। थ्योरी तो आप पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो चीज मैं बता रहा हूँ वो अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। व्हाट आई एम टेलिंग इज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, वो डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व होते हैं उससे। तो मैं जो चीज बोलता हूँ, जो चीज इंपॉर्टेंट बोलता हूँ उसको आप लिख लिया करो, ठीक है। आपको आगे बहुत काम आएगा, आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। बच्चों एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वैसे तो अपन लोग जानते हैं कि यूनिट्स कितने टाइप्स की होती हैं, है ना। एमकेएस एक यूनिट होती है, सीजीएस एक यूनिट होती है, ठीक है, एफपीएस एक यूनिट होती है। इसमें क्या होता है, मास केजी में, ठीक है, लेंथ मीटर में, और टाइम सेकेंड्स में। इसमें सेंटीमीटर में होता है सीजीएस, है ना। इसमें सेंटीमीटर में लेंथ होती है, इसमें ग्राम्स में वेट होता है, मतलब मास होता है, सेकेंड्स में टाइम होता है, ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड्स। इस तरह से कुछ यूनिट्स होती है। हालांकि ये यूनिट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट को फिजिक्स में कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस प्राप्त है। इनफैक्ट जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम हमारी प्रॉब्लम को एसआई यूनिट्स में ही सॉल्व करते हैं, तभी हमारा आंसर राइट आता है। अगर कभी भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप अपने क्वेश्चन में दी गई सारी यूनिट्स को एसआई यूनिट्स में कन्वर्ट कर दो और फिर सॉल्व करो, और फिर लास्ट में आपको जिस यूनिट में आंसर चाहिए उस यूनिट में कन्वर्ट कर दो, है ना। फिजिक्स की प्रॉब्लम को हमेशा ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। मैं का फिर से बोल देता हूँ, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, समझ नहीं आ रहा कि कौन सी यूनिट कहाँ जा रही है, तो उस पूरे क्वेश्चन को सीधे डायरेक्टली ऐसा यूनिट में सॉल्व करो। लास्ट में आपको जिस यूनिट में आंसर चाहिए हो निकाल लो, ठीक है। अब ऐसा यूनिट्स में क्या क्या होती है मैं बता देता हूँ। देखो बच्चों, ऐसा यूनिट्स में जो लेंथ होती है ना, इसके लिए हमारे पास एक यूनिट है जिसे हम कहते हैं मीटर। एक मीटर एक फिक्स्ड लेंथ होती है, उस फिक्स्ड लेंथ को हम मीटर कहते हैं, 1 मीटर कहते हैं, ठीक है। मास की जो यूनिट होती है ये होती है केजी, ठीक है, किलोग्राम होती है, ठीक है। टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है सेकेंड्स। इसको अपन लोग एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेकेंड्स, ठीक है। सो लेंथ मीटर, ठीक है। सो एम केजी सेकेंड्स, ठीक है। बच्चों ये बताओ, देखो ये तो अपन लोग जान गए। देखो अपना जो फॉर्मूला होता है MLT, उनमें बेसिकली मास, ठीक है, लेंथ, मास और टाइम ही होता है, ठीक है, जो हम लिखते हैं। अब चलो मैं एक और चीज आता हूँ। अब आप मुझे ये बताओ कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है। ये भी ऐसा यूनिट ही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की एक ऐसा यूनिट होती है, वो क्या होती है, जल्दी बताना है आप लोग को, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है।
जिसमें हमें न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करते हैं, एम्पियर। वेरी गुड आंसर, इसको ए से लिखते हैं, वो एक ऐसा यूनिट है, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है जिसमें हम हमेशा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं? टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? सभी लोग जानते होंगे, केल्विन, ठीक है, इसे के से बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए बच्चों मुझे अगर मान लीजिए टेम्परेचर दिया है 20 डिग्री सेल्सियस, अगर मुझे इस टेम्परेचर को केल्विन टेम्परेचर में कन्वर्ट करना हो तो मैं पता है क्या करूंगा? अगर मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना हो से तो मैं 273 प्लस 20 डिग्रीज को ऐड कर दूंगा, तो मुझे केल्विन में टेम्परेचर मिल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वैसे तो थर्मोडायनेमिक्स में आप अलग से पढ़ोगे, बट मैंने जो चीजें बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं वो मैंने बता दी हैं, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद बच्चों ये बताओ कि हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है? वेरी गुड सुधीर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होती है? मोल, वेरी गुड, मोल, मोल, MOL इज द, ठीक है, सिंबल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? ये लाइट से रिलेटेड है, ठीक है, ये है कैंडेला, मतलब CD। बच्चों एक्चुअली में अब मैं एक पॉइंट बताता हूं आप लोग को, ये जो यूनिट्स आप देख रहे हो, ठीक है, आप लेंथ को मीटर के अलावा किसी और में की मदद से रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते, ये फंडामेंटल है, दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज। मास को केजी में ही एक्सप्रेस कर सकते हो, टाइम को सेकंड्स के अलावा किसी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, करंट को एम्पियर के अलावा किसी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, टेम्परेचर को केल्विन में ही करना है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल को कहते हैं, एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? 6.62 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है सर, आज तक मैंने कैंडल सीडी, अच्छा अच्छा, गुड विष्णु। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को आप कैंडेला में ही जो है मेजर कर सकते हैं, और किसी और यूनिट से आप इसे नहीं बना सकते, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, ओके। अब चलो आगे चलते हैं। देखिए अब हमारे पास एक और क्वांटिटी है एंगल, और एक और होता है सॉलिड एंगल। अब इनको लेकर बड़ा अच्छा खासा कंफ्यूजन है, एंगल और सॉलिड एंगल को लेकर। देखो एंगल और सॉलिड एंगल फंडामेंटल यूनिट्स नहीं है, दीज आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है, दीज आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये जो है एंगल, इसका जो सप्लीमेंट्री यूनिट है वो होता है रेडियंस, ठीक है। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको एंगल रेडियंस में ही यूज करना है, ठीक है। और सॉलिड एंगल की होता है स्टेरेडियन, ठीक है। सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो स्टेरेडियन होता है। समृद्धि मैं बताता हूँ अभी, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड। सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, अच्छा क्योंकि ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स है इसलिए इनका डायमेंशन में यूज नहीं होता है ना। आपको मैं फिर से बोल देता हूं, इनका डायमेंशन में यूज नहीं होता है, ठीक है। आप चाहें तो करें, नहीं चाहें तो नहीं करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इनका डायमेंशन में ज्यादा यूज नहीं होता है। सबसे ज्यादा यूज डायमेंशनल एनालिसिस में इन यूनिट्स का होता है, ये जो यूनिट्स हैं इन्हीं का होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है, ठीक है, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब लेंथ अपॉन टाइम होता है। तो आप देखोगे कि इसमें एक तो लेंथ है और दूसरा टाइम का यूज होता है, ठीक है, एक लेंथ का यूज होता है और दूसरा हमारा टाइम का यूज होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की। एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा होती है ये होता है डी थीटा अपॉन डी टी। तो इसकी जो यूनिट आप लिखोगे रेड पर सेकेंड्स, है ना। तो अब अगर आप इसको डायमेंशनली लिखना है,
ठीक है। तो आप अब इसकी यूनिट्स कैसे लिखेंगे? देखो इसका तो मैं अगर डायमेंशनल फॉर्म में लिखता तो ये होता एम नॉट एल टी माइनस वन। अब देखो मैं अगर एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या आएगा? रेडियंस तो आएगा ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये यहाँ पर है नहीं, ठीक है, ये फंडामेंटल यूनिट्स में भी नहीं है, एम जीरो एल जीरो टी माइनस वन। तो जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं आप चाहो तो उसे साइड में लिख दो और नहीं चाहो तो मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इनका कुछ खास यूज नहीं होता है हमारे डायमेंशंस में, ठीक है, ओके। तो ध्यान रखना, यूज करना चाहें तो साइड में लिख दीजिए, नहीं करना है तो नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। सो इट इज लाइक दिस। सो आई थिंक दिस आर क्लियर। अब आपने पूछा है समृति की सर ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूज कहाँ होता है? ऑप्टिक्स में होता है, ऑप्टिक्स में लाइट्स के साथ होता है। जब हम लाइट के साथ डील करते हैं, इंटेंसिटीज के साथ डील करते हैं लाइट की, उस समय यूज होता है। लाइट की जो इंटेंसिटीज होती हैं उन पर यूज होता है, ठीक है। सो नंबर ऑफ फोटोन्स, ठीक है, बेसिकली इंटेंसिटी मतलब होता है पावर पर यूनिट एरिया, है ना। सो इट इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ फोटोन्स पासिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है समृद्धि। बच्चों प्लीज नोट डाउन एंड लेट मी नो, ठीक है, नोट कर लीजिए और अपन आगे चलते हैं फिर, ठीक है। ओके विष्णु, हम लोग वैसे कैंडेले का ज्यादा यूज नहीं करने वाले हैं हमारे क्वेश्चंस में, ठीक है। हमारा इवन हमारा एम्पियर भी बहुत कम यूज होगा, ठीक है, मोल भी कम ही यूज होता है, हाँ, ठीक है। हमारे जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले मैकेनिक्स में डायमेंशन हैं ये, ठीक है। इफ यू हैव नोटेड इट प्लीज लेट मी नो, देन आगे चलते हैं, ठीक है। मुझे मालूम है ये चीजें जो मैंने बताई हैं आप लोगों को पता है, ठीक है, ठीक है, गुड। अब बच्चों अपन को क्या करना है, जो नेक्स्ट वर्क है, अपन को एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पढ़ना है। हाँ, देखो अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग है। जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे आप स्टैटिस्टिकल पढ़ोगे तो आप टेम्परेचर को बहुत ज्यादा यूज करोगे, ठीक है, थर्मो में इसको यूज करोगे। जब आप करंट के बारे में पढ़ोगे, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ोगे, मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ोगे तो एम्पियर बहुत ज्यादा आएगा। मैकेनिक्स पढ़ोगे तो इनका यूज होता है, बट कभी कभी सभी यूनिट्स का किसी यूज हो ही जाता है हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो कैंडेला का ज्यादा यूज होगा, ठीक है। सॉलिड एंगल का यूज आपका कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, जहां उसकी जरूरत पड़ेगी, जैसे स्कैटरिंग वगैरह में, ठीक है सुल्ताना। सॉलिड एंगल आपको समझना है कि क्या होता है, तो इट इज वेरी इजी। देखिए एंगल और सॉलिड एंगल, देखिए अपन अगर एक प्लेन एंगल, अब सर्किल बनाया हमने अगर, तो आप यहां पर देखिए ये थीटा है, ये यहां से यहां तक क्या है, आर्क है, ठीक है, ये क्या है, यहां से यहां तक आर्क है, और ये इसका रेडियस है। तो थीटा इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। अब आप एक चीज देखो, इसी को हम लोग कहते हैं रेडियंस। कायदे से अगर आप देखो तो रेडियंस का कोई डायमेंशन ही नहीं है, क्योंकि लेंथ अपॉन लेंथ। डिड यू गॉट इट? बस ये एक यूनिट है, यूज कर लिए तो कर लिए, नहीं किए तो नहीं किए। डिड यू अंडरस्टूड दिस? इसी तरह से हमारे पास आता है एक सॉलिड एंगल, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सॉलिड एंगल पर। तो सॉलिड एंगल को हम लोग ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है, बेसिकली यूनिट है, हम डायमेंशंस में ज्यादा यूज नहीं करते हैं प्रिया। हमारे कहने का मतलब ये है कि जब हम डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे तो रेडियंस का ज्यादा यूज होता ही नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली लेंथ अपॉन लेंथ ही है, ठीक है। सो दैट इज लेंथ अपॉन लेंथ। तभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना प्रिया, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। काफी सारे क्वेश्चन आएंगे, तो दैट विल मेक द कॉन्सेप्ट मच बेटर, ठीक है। अब हम ओमेगा, इसको हम ओमेगा से लिखते हैं, और ये हमारा होता है एरिया अपॉन आर स्क्वायर। ये एरिया कौन सा, इसे हमारे पास मान लीजिए स्फीयर है, तो स्फीयर जब आएगा तो आप यहाँ देखिए इस टाइप से आया स्फीयर, तो स्फीयर में आप कुछ एरिया ज्यूम कर सकते हो उसके सरफेस पर, और यहाँ पर इसका रेडियस हो सकता है आर, ठीक है। तो यहाँ जो एंगल बनता है इसको अपन कहते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है। अब आप इसको भी देखो, ये भी, इसका भी कुछ डायमेंशन है नहीं, एरिया आर स्क्वायर भी एरिया का ही डायमेंशन है। तो ऐसा तो ऐसा कोई डायमेंशन नहीं है, फिजिकली इंपॉर्टेंट डायमेंशन नहीं है, बट इनके उनको अगर
बोलना ही है कि किस इनका यूनिट क्या है, तो आप इसको स्टेरेडियन कह सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली ठीक है, नाम तो स्टेरेडियन है, सॉलिड एंगल की यूनिट है स्टेरेडियन है, और एंगल की यूनिट है जो वो रेडियन है, बट डायमेंशन एनालिसिस में इनका ज्यादा यूज नहीं होता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है, लेट मी नो। अब क्लियर है, आप लोग देख लो थोड़ा, और मुझे बच्चों बता भी देना, ठीक है। यहां तक सबको सबको समझ में आ गया है? आज मैं असाइनमेंट्स भी दूंगा जो आप लोग करना, ठीक है, क्लियर है, देखो, वेरी गुड। अब बच्चों अपन लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल की बात करेंगे। किस कोई जानता है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है? चलो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी छोड़ो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। सर नॉर्मल एंगल लेंथ मेजर करते हैं और सॉलिड एंगल एरिया मेजर करता है, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। दे मतलब कह सकते हो कि एंगल लेंथ से रिलेटेड है और सॉलिड एंगल एरिया से रिलेटेड है, कह सकते हो, ठीक है, राइट। अब बात करता हूं बच्चों दूसरे पॉइंट पर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस गामा स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस एच अपॉन, ओके, क्या लिख दिया मैंने, ये जी लिखा है, ठीक है, और एच अपॉन एफ डी, चलो कुछ भी लिख दिया मैंने। अब बच्चों आपको बताना है, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि एक्स अपना जो है वो क्या है, कोऑर्डिनेट है, जो एक यूजुअल मीनिंग है, ठीक है। टी अपना क्या है, टाइम है, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चों, आप मुझे उसका आंसर देना। आप बता सकते हैं क्या इसका सर, ये सर डायमेंशन वाले ही है, हाँ, ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे ये बताइए कि इस क्वांटिटी का डायमेंशन क्या है? कोई बता सकता है कि इस पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन क्या है? आप में से कोई बता सकता है इस पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन आखिर है क्या? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ दिस होल क्वांटिटी? सुल्ताना ने सीधे एक्स लिख दिया, ठीक है, लेंथ, इट्स इज द डायमेंशन ऑफ एक्स, दैट मीन्स लेंथ, वेरी गुड। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बेसिकली जो चीज इक्वल टू में होती है और प्लस, जो चीज इक्वल टू प्लस माइनस से सेपरेट होती है, उन या इनइक्वालिटी से सेपरेट होती है, उन सभी के डायमेंशन सेम होते हैं। तो यहां पर इसका भी डायमेंशन एक्स का है, मतलब लेंथ का डायमेंशन है, और इसका भी डायमेंशन जो है वो लेंथ का डायमेंशन है, ठीक है। इस प्रिंसिपल को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग, ठीक है। डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, दैट मीन्स अनसर्टेनिटी, आई एम जस्ट राइटिंग अनसर्टेनिटी इन एक्स इक्वल्स टू है अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पर बीटा का डायमेंशन क्या है? कैन एनीवन जस्ट टेल मी व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ बीटा? आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू, ठीक है। आई नो मोस्ट ऑफ यू नो द आंसर वेरी वेल, बट लेट मी जस्ट नो। सर आपने जो कहा मेंशन कर दीजिएगा। मैंने मेंशन कर दिया है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अभी मैं समझाऊंगा आपको, और ठीक है। आप मुझे बताइए कि बीटा का डायमेंशन क्या है? सिप्रा ने तो आंसर ही दे दिया। अभी बताते हैं सिप्रा का आंसर सही है या गलत है, ठीक है। अच्छा, ओके, चलो बताता हूँ।
बच्चों अगर हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखें तो बीटा स्क्वायर और पी स्क्वायर क्या है, ऐड है, तो इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा, है ना। ये तो आईआईटी जेईई की तैयारी करने वाले बच्चे भी ये सीधी सीधी चीज जानते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से बीटा का और पी का जो डायमेंशन है वो सेम होना चाहिए, तो इसका डायमेंशन वही डायमेंशन है जो मोमेंटम का डायमेंशन है, ठीक है। इट इज वेरी इजी। अच्छा, अब मैं आपसे अगर पूछता हूं कि अल्फा का डायमेंशन क्या है, तो बता सकते हो आप? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की मदद से क्या आप पता लगा सकते हो कि अल्फा का डायमेंशन क्या है? बच्चों बताइए, बहुत इजी है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ अल्फा? अल्फा का डायमेंशन क्या आएगा? वेरी गुड आंसर ज्योत्सना, वेरी गुड। सो डायमेंशन ऑफ एक्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा अपन डायमेंशन ऑफ पी स्क्वायर, ठीक है। सो अल्फा का जो डायमेंशन होगा वो हो जाएगा एक्स पी स्क्वायर। गॉट इट? सुल्ताना ने सही लिखा है, ठीक है, गॉट इट। ठीक है, तो ये है तरीका, ठीक है, नहीं प्रिया, ठीक है, सबको क्लियर हुआ? इसी प्रिंस अब देखो मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का। सारा पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, यू विल गेट ऑल द पीडीएफ इन द कोर्स, डोंट वरी, ठीक है। आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं तो नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरा सजेशन ये है कि जब पढ़ते हो तो लिखते भी जाया करो, टाइम वेस्ट नहीं होगा बाबा नोट करने में, ठीक है। मजा भी आता है लिखने में, ठीक है। और एक दो दिन के बाद ना आदत भी पड़ जाएगी, ठीक है। हाँ, क्या नहीं समझ में आया आपको? एक्स जो है इसका डायमेंशन और इसमें से किसी एक का डायमेंशन ले लो, किसी एक का डायमेंशन ले लो। आया समझ में? डायमेंशन ही तो लेना है, कौन सा एक्चुअली सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है प्रिया। अब चलो मैं आगे चलता हूँ। देखो, नाउ जस्ट कम टू द पॉइंट। देखो अब मैं यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ आपको। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी प्रूफ, लेट मी जस्ट गिव यू ए वेरी गुड प्रूफ। तो हम इसे एक एग्जांपल की मदद से प्रूफ करेंगे। ये इक्वेशन जानते हैं सब लोग कौन सा इक्वेशन है? यू नो व्हाट इज दिस इक्वेशन, इज दिस राइट? क्या ये इक्वेशन सही है? आप लोग तो वेल नोन इक्वेशन है ना।
स्टूडेंट्स कैन यू लिसन, हुआ है क्या अभी? ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। स्टूडेंट्स आई होप सो आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी। ठीक है, सो लेट मी नो, एक बार मैं थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, सो आ रही है ना, क्लियर आ रही है। ठीक है, मैं थोड़ा सा अभी आपको आवाज आती रहेगी, डोंट वरी, मैं थोड़ा सा ना सेटअप और सही करके आ रहा हूँ। ठीक है, One second. ठीक है, सो आई एम बैक। एक्चुअली में इंटरनेट डिस्टर्ब हुआ था ना, तो मुझे सुधारना है थोड़ा सा। ठीक है, क्लास मैं यहाँ से ऑन कर लूँ ताकि मुझे ही पता चलता रहे ना इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, सो फाइन। सो मैं यहाँ आप लोग के कमेंट्स देख लेता हूँ। सूरज का कमेंट है, राइट? ठीक है बच्चों, मैं वापस से रिज्यूम करूँ फिर? ठीक है, पढ़ाना मुझे बता दो थोड़ा। ठीक है, शुड आई रिज्यूम बैक? ठीक है, ठीक है, मैं वापस से पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, आई होप सो थिंग्स आर नाउ क्लियर। ठीक है, ओके। देखो, तो यहाँ पर क्या बता रहा था मैं आप लोगों को कि जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है ना, उसको हम यहाँ से वेरीफाई करेंगे। और अब हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे? देखो, बहुत ही सरल है, बहुत इजी है। देखिए, देखो इसका जो डायमेंशन है वो लेंथ का डायमेंशन होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ये होता है एक्स अपॉन टी। ठीक है, इंटू टी। तो ये दोनों कट जाएंगे, तो बचा कितना? एक्स, और एक्स क्या है? लेंथ। ठीक है, यहां से देखो, 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं है। एसिलेशन इक्वल टू होता है d2x/dt²। ठीक है, और ये हमारा हो गया t²। अब बच्चों मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, d2x/dt² में कई बार बच्चे गलती करते हैं। यहाँ ये है x/t² का डायमेंशन है ना? यहाँ x/t² है। अब ये x/t² क्यों है? यहाँ पर कई बार बच्चे x² अपॉन t² कर देते हैं। देखो, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये होता है d/dt, dx/dt। अब मेरी बात समझना आप अच्छी तरह से।
देखो यहाँ पर आप कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पर सिर्फ x को 2 बार चेंज कर रहे हो। व्हाट यू आर डूइंग, यहाँ पर आप सिर्फ x को 2 बार चेंज करो, एक्चुअली में dt का मल्टीप्लाई 2 बार हो रहा है, ठीक है, dt का मल्टीप्लाई एक्चुअली में 2 बार हो रहा है। तो यहां से बनेगा आपका x अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों कट गए, बचा x, बचा लेंथ। समझ में आया। अब आप देख लो कि हर एक टर्म जो कि हमारा ऐड में था या इक्वल टू से सेपरेटेड था, उन सभी के जो डायमेंशन है वो सेम है। अंडरस्टूड दिस। तो इसका जो डायमेंशन है, इसका जो डायमेंशन है और इसका जो डायमेंशन है, ये सब बराबर है। आगे समझ में। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और ढेर सारे क्वेश्चंस जो हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, गुड। किसी ने हैंड रेस किया है? लेट मी चेक हु इज दैट। चलो, आई थिंक बाय मिस्टेक हो गया है, ठीक है। अब बच्चों देखो, थ्योरी तो बहुत हो गई है ना। अब जब तक क्वेश्चन नहीं होंगे तो थ्योरी क्लियर कभी नहीं हो सकती है ना। जब तक अपन क्वेश्चन ना करें थ्योरी कभी समझ में नहीं आएगी। तो अब समय आ गया है कि अपन लोग क्वेश्चंस करें। और क्वेश्चन करने के पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें बता दूंगा जो आपको याद रखना है, ठीक है, आगे के लिए। देखो, बेटर होगा कि आप कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशनल फॉर्मूलेस जो हैं, ठीक है। ओ, क्या क्वेश्चन है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स डी अपॉन डी का जो डायमेंशन है अगर निकालेंगे तो 1 अपॉन टी ही आएगा, ठीक है। विष्णु, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। देखो, अब मैं कुछ चीजें बता देता हूं जो आप लोगों को आगे के लिए याद रखना है। तो जैसे वेलोसिटी हो गया, एसिलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, ठीक है, एनर्जी हो गया। इन इंपॉर्टेंट चीजों के जो डायमेंशनल फॉर्मुलेस होते हैं ना, वो हमेशा बच्चों को याद रहने चाहिए, मुंह जबानी, है ना, ये होता है, ठीक है। इस तरह से ये होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसका हो जाएगा m l t - 2, ठीक है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो इसका निकाल लेना। वर्क और एनर्जी बराबर होते हैं तो दे विल हैव द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है। सो इट्स कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो याद रखने हैं। और कुछ और भी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट हैं जो आप लोगों को याद रखनी है, वो भी मैं बता देता हूँ, आगे चलकर बहुत काम आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले, ठीक है। अपन आप लोगों ने नोट कर लेना बच्चों। जो मेगा होता है इसका मतलब होता है 10⁶, ठीक है। किलो का मतलब होता है 10⁻3, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आता है, किलो के बाद सेंटी। सेंटी का मतलब होता है 10⁻², ठीक है। फिर क्या आता है, मिली। मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3। फिर आता है माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। इसके बाद क्या आता है, नैनो। देन कम्स द नैनो। नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9। फिर इसके बाद आता है पीको। पीको का मतलब होता है 10⁻⁻, कितना होता है, 12, ठीक है। फिर आता है फेमटो। होने को तो बहुत सारे होते हैं बट मैं यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट ही लिखा हूँ, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स लिख दिया हूँ मैं। तो आपको ये प्रीफिक्स हमेशा पता होना चाहिए, इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना। होने को तो बहुत सारे हैं बट फिजिक्स में जो यूज ज्यादा होते हैं वो ये हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि अपन लोग अब करेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है, अभी करेंगे राइट नाउ। और कुछ मिलेंगे आपको होमवर्क में, तो आप लोगों को वो सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं, ठीक है। हाँ, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम तो पूरी यूनिटी है, ठीक है। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर्स, ठीक है। इट्स ओके, हाँ, ठीक है। अब लेट्स लीव दैट टॉपिक जोश्री। ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, जिन लोगों को नहीं पता थी वो लोग लिख लेना, ठीक है। अब अपन करेंगे क्वेश्चंस। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, सोच रहा हूँ इजी सा ले लेता हूँ। 1 सेकेंड, ठीक है।
इजी क्वेश्चन से स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। क्या करें, कहाँ से जाएं? ठीक है चलो, एक क्वेश्चन तो अभी ले लेते, मिल गया, ठीक है। आ रहा है, लोड हो रहा है। आपको इस क्वेश्चन को देखकर बताना है कि आंसर क्या आएगा, ए बी सी डी क्या आएगा। ये है जेस्ट का 2014 का, ठीक है। जस्ट सी एंड लेट मी नो। अनिकेत सर आज पोल फीचर का उद्घाटन। अनिकेत इसका पोल फीचर उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। सो आई एम नॉट गिविंग पोल्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो पोल फीचर है ना, उसमें हमें सारे पोल्स जमाने पड़ते हैं, उसमें टाइम बहुत लगता है। सो आप ऐसे ही बता दो, कोई इशू नहीं है। हम्म, कई बच्चों ने आंसर्स दे दिए हैं, बहुत अच्छी बात है। बाकी लोग भी अपने आंसर्स बता दीजिए। गुड गुड, वेरी गुड। देखो बच्चों, यहाँ आंसर्स क्या हैं बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो, आप लोगों ने सी दिया बोला है, अधिकतर बच्चों ने। जयश्री का भी सी है, ठीक है। जब इतने सारे लोग बोलेंगे सी को, तो सी ही होगा, ठीक है। देखो, ठीक है। अब ये राइट आंसर कैसे हो गया? देखो, हम लोग यहाँ पर फिर से होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन यूज करेंगे। देखो, इसका जो डायमेंशन है, इसका जो डायमेंशन है, इसका जो डायमेंशन है, और इसका जो डायमेंशन है, इन सभी के जो डायमेंशन हैं बराबर होने चाहिए। तो सीधी सी बात है, अगर हमें आंसर जल्दी चाहिए तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, तो आंसर जल्दी आ जाएगा। एम एक्स एक्स डॉट डॉट इक्वल्स टू, किसके बराबर रखेंगे? सी एक्स डॉट एक्स डॉट डॉट। तो ये वाला भाई साहब, ये वाला भाई साहब तो गए, ठीक है। सी का डायमेंशन निकालना था, है, ठीक है। ये हो गया एम एक्स, और ये हो गया सी एक्स अपॉन टी। तो ये हमारा हो जाएगा, सी का डायमेंशन हो जाएगा, ये कट जाएंगे, ये हो जाएगा एम टी। अंडरस्टूड दिस? अब मुझे नहीं लग रहा है कि इस क्वेश्चन में और किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा, ठीक है। इट वाज रियली एन इजी क्वेश्चन। तो लेट्स नाउ गो बैक टू अनदर क्वेश्चन, ठीक है। आप यहाँ के का भी डायमेंशन निकाल सकते हो, आप यहाँ से चाहो तो एम तो का भी डायमेंशन निकाल सकते हो, बहुत सारे डायमेंशन आप यहाँ निकाल सकते हो, ठीक है। तो वो मैं बता दिया कि ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। इस क्वेश्चन में क्या है? ये क्वेश्चन है 2014 दिसंबर CSIR नेट। अच्छे से सोचकर बताना आंसर क्या आएगा। 2014 दिसंबर CSIR नेट। सर के का बताओगे? सिर्फ कन्या वो आप निकालना है होमवर्क, ठीक है। नहीं बनेगा तो फिर बताना, मैं तो निकाल अभी बता दूंगा। चलो ठीक है, आप पूछ रहे हो तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलो एक सेकेंड, हम सिर्फ कन्या को बता देते हैं। देखो, आप यहाँ पर जैसे निकालना चाहते हो के का डायमेंशन, तो आप इसको किसी के भी साथ कंपेयर कर दो। एम एक्स एक्स डॉट डॉट इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इससे क्या होगा आपका, एम एक्स डॉट डॉट इक्वल्स टू के एक्स बचा, ठीक है। एम ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा के अपॉन के इंटू एक्स।
ये कट गया, तो k का डायमेंशन है mt-2। ठीक है, सिर्फ करने अंडरस्टूड दिस? इट्स इट्स सो इजी। ठीक है, ठीक है। तो अब आपको ये निकालना है, आपको यहाँ ये पता लगाना है कि आपका जो वॉल्यूम है वो किस के बराबर है। ठीक है, मैं एक चीज बता दूं कि कभी भी अगर आपको प्रोपोर्शनैलिटी में प्रोपोर्शनैलिटी से सॉल्व करना है, ठीक है, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। गुड, कुछ बच्चों ने आंसर्स दे दिए हैं, सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। सर जयश्री, आई थिंक बहुत अच्छा अच्छा, ठीक है। शायद काफी बच्चों ने आंसर्स दिए हैं, अब मैं ही बताता हूँ राइट आंसर दरअसल है क्या, है ना, कि राइट आंसर है तो है क्या। ठीक है, देखो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बिल्कुल सही बोला है एक्चुअली में आप लोगों ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए है। अब ये आंसर हमारा आएगा कैसे? ठीक है, देखो अगर आप यहां देखो तो हमसे बोला है कि अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ द फेज स्पेस, तो फेज स्पेस का हमें सिर्फ क्या निकालना है, अवेलेबल वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है, देखिए हमारे पास कितने कितने कोऑर्डिनेट्स हैं, एक है पी और क्यू, तो फेज स्पेस किससे बनता है, किससे बनता है, क्यू से और पी से बनता है, इसी से बनता है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इट शुड बी पी डी क्यू, मतलब वॉल्यूम विल बी एरिया हियर इन दिस केस। ठीक है, अब क्योंकि हमें सिर्फ डिपेंडेंसी निकालनी है, सभी के डायमेंशंस अलग अलग हैं, इसी कारण से हम बहुत ही आसानी से इंडिपेंडेंट लिखा है, मतलब ई नॉट का डायमेंशन 0 है, इसी कारण से हम बहुत ही आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो देखो ये होता है, तो हम यहाँ बता दें कि हैमिल्टोनियन जो है उसका जो डायमेंशन है वो एनर्जी का डायमेंशन है, तो जो P है वो एनर्जी के ऊपर 1/2 पावर के प्रोपोर्शनल पर आ जाएगा, और जो Q है वो एनर्जी के ऊपर 1/4 पावर के प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो जो वॉल्यूम है विच इज प्रोपोर्शनल टू P and Q, it will be proportional to e की पावर 1/2 into e की पावर 1/4, so it will be proportional to e की पावर, ठीक है, 2+1, सो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू ई की पावर 3/4। आया बच्चों समझ में? अब यहाँ पर ई नॉट लिखा हो या ई लिखा हो है तो वो एनर्जी ही, ठीक है, तो उससे कोई फर्क प्रॉब्लम नहीं है। सबको आ गया, क्लियर हो गया सभी को? जल्दी देखो और बताओ फिर। ठीक है, क्लियर, गुड।
मुझे नहीं आया। प्रिया आपको नहीं आया? प्रिया क्या नहीं आया समझ में, थोड़ा हैंड रेस करके बताओ। ठीक है, क्या नहीं आया समझ में ये बताना है आपको। ठीक है, सो लेट अस नो व्हाट यू डिडंट अंडरस्टूड। क्योंकि इट इज वेरी इजी। ठीक है, जो चीज समझ में नहीं आई बताइए, हम बता देंगे आपका कहाँ आपको प्रॉब्लम है। ठीक है, हाँ बताओ प्रिया, क्या नहीं समझ में आ रहा? हेलो हाँ हाँ, सर, जब भी आप क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे थे तो नेटवर्क इशू था। तो आपका शायद मिस हो गया। देखो, मैं ये बताया कि आप यहाँ से एनर्जी, मोमेंटम एनर्जी पे ऐसे डिपेंड कर रहा है ना, क्यू एनर्जी पे ऐसे डिपेंड कर रहा है। जो वॉल्यूम है फेज स्पेस का वो पी क्यू है ना, तो ये सिर्फ किसके प्रोपोर्शनल है? इट इज प्रोपोर्शनल टू पी एंड क्यू, राइट? इट इज प्रोपोर्शनल टू पी एंड क्यू। तो हम यहाँ पी का डायमेंशन रख देंगे जो एनर्जी वाला है, और क्यू का डायमेंशन रख देंगे जो एनर्जी वाला है। तो हमारा जो वॉल्यूम है वो सीधी सी बात है ई की पावर 3/4 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, अब ठीक है। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। अभी प्रिया क्लियर है आपको? बताओ, अब समझ में आ गया? ठीक है, वेरी गुड। चलो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन का जो है मैं ऑप्शंस लिखता हूं, आप लोग बताना ऑप्शंस में क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन है जेस्ट 2022 का है। ठीक है, जेस्ट 2022 का है। मैं यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी और डी लिख देता हूँ। ठीक है, आप बताना राइट आंसर क्या आएगा इसका। ठीक है, लेट्स चेक। ठीक है, स्लाइड ब्लर हो गया। नहीं नहीं, मेरी तरफ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। करेक्शन इज पुअर। नहीं, मेरी तरफ से कोई इश्यूज नहीं है, आई थिंक सो। ठीक है, बट आपको ऐसा लगता है तो मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, लेट मी रिफ्रेश। अगर ऐसा लग रहा है तो मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। अब चेक करना, अब ठीक है? इज इट राइट नाउ? इज इट फाइन? क्या अभी ठीक चल रहा है? आप देखो, अब भी ब्लर है। नहीं, अब ठीक हो जाएगा मेरे को लगता है थोड़ी देर में। 2 मिनट वेट कर लो शायद। सर नहीं सर, ब्लर है अभी भी। 2 मिनट लगेगा उसको ठीक होने में। जैसे मैंने अभी यहाँ से जो है सुधार वो कर दिया है, मतलब सुधारा है थोड़ा सा। अब ठीक है ना? ओके फाइन, चलो ठीक है। ठीक है, चलो अब थोड़ा बताओ आंसर क्या आएगा। ठीक है, आज थोड़ा सा कने एक्चुअली में तूफान चल रहा था ना, कल बहुत तेज तूफान आया था, इसलिए थोड़ा इंटरनेट डिस्टर्ब हो गया था हमारे एरिया का। तो वो आज काफ़ी सारी चीज़ें वो सुधार रहे थे इंटरनेट में, तो हो सकता है कि इस कारण से हो रहा हो। ठीक है, तो बच्चों अब थोड़ा सा देखो। ठीक है, कि आंसर क्या आएगा। ठीक है, आई एम वेटिंग। क्या बात है, समृति ने तो कर भी दिया। ठीक है, मैं आप लोगों की हेल्प के लिए यहाँ पर एक चीज़ लिख देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको लिख देता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट जो है।
बता देता हूँ क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है सेंट्रल फोर्स का, जो आप सभी लोगों को अच्छी तरह से हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू होता है d/u/d θ², पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखा जाता है इसे इस तरह से, -m फोर्स विच इज द फंक्शन ऑफ r L²U²। सेंट्रल फोर्स में एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट ऑफ मोशन होता है, और यहाँ पर u जो है वो 1/r है, ठीक है। प्रिया, ये अब देखो कुछ भी मिक्स्ड नहीं है, सब कुछ बहुत इजी है। मैंने आपको एक हिंट भी दी है, क्योंकि सेंट्रल फोर्स का क्वेश्चन है ना, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि सेंट्रल फोर्स में जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसको याद रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमें इक्वेशन याद रहेगा तो हम बहुत आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं। बच्चों, आप लोगों ने जो आंसर दे रहे हो बहुत अच्छी बात है, आप लोग सही आंसर दे रहे हो, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, देखो हम लोग को करना कुछ भी नहीं है, जैसे कि आप यहाँ देखोगे इट इज वेरी इजी। देखो हमसे क्या बोला गया है कि ये हमारा आर है, ठीक है, तो आर यू इक्व टू कितना है 1/r है, तो इसको पकड़ लो, ठीक है। हमें क्या निकालना है, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल पर है, तो ये हो गया m विच इज ए कांस्टेंट, फोर्स ये हो गया, ठीक है। L² पहले से ही कांस्टेंट है, और ये हो गया U²। तो अगर आप यहां से देखोगे तो जो फोर्स है, ठीक है, force will become directly proportional to U², and force will become directly proportional to 1/r cube, and it will become proportional to r की पावर -3, and this is the answer। so मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए हैं कि इसका आंसर क्या है, ठीक है, एंड यू अंडरस्टूड इट क्वाइट वेल, तो कर सकते हो, ऐसे आंसर आ जाएगा आपको, ठीक है। सो इट इज लाइक दिस, ठीक है। तो सेंट्रल फोर्स में अगर होगा, अगर इफ इट इज इन सेंट्रल फोर्स, ठीक है, सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ साफ लिखा है कि सेंट्रल फोर्स में है, ठीक है, तो आप यूज कर सकते हो। ये लियो, सुधार दिया मैंने, ठीक है। अब ठीक है, फाइन, जयश्री, ठीक है। चलो अब अपन करते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है। बच्चों ये क्वेश्चन एग्जैक्टली अगर आप करते ना तो आपको बहुत प्रॉब्लम जाती है, बट जिस तरीके से मैंने आपको बताया है इस तरीके से अगर आप कर रहे हो ना तो बहुत आसानी से कर लोगे। अब मैं यहाँ पर एक हल्का सा छोटा सा क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ जो आसानी से आप लोग कर सकें जिसे, ठीक है। असाइनमेंट्स तो आपको मिलेंगे क्योंकि क्वेश्चंस तो बहुत सारे आए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है, बट मैं आपको अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन दे रहा हूँ, कर सकते हो वैसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज फॉलोज। ये है आपका CSIR जून 2020। कल क्लास रहेगी, देखो अपनी क्लास रहेगी, मैं बता देता हूं, ट्यूसडे को, ठीक है, वेडनेसडे को, ट्यूसडे सॉरी थर्सडे को रहेगी, और ट्यूसडे थर्सडे, ट्यूसडे वेडनेसडे को लीव, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 3 दिन रहेगी, ठीक है। तो कल क्लास रहेगी, आज तो स्टार्टिंग डे था तो हमने आज क्लास रख दी, कल क्लास रहेगी, फिर एक लीव रहेगा, फिर एक क्लास रहेगी, फिर एक लीव रहेगा, ठीक है। तो बीच में असाइनमेंट जो रहेंगे ना वो करने हैं, तो बीच में असाइनमेंट है आपका, तो आप लोग को जो मैं असाइनमेंट देता हूँ उसे थोड़ा करने की कोशिश करना है, ठीक है। तो ये जो टाइम आपको मिल रहा है ना तो इसका सदुपयोग करना है, मूवी नहीं देखना है, ठीक है। हाँ ऐसा कुछ मना भी नहीं है, कभी दोस्तों के साथ जाना है घूमने तो घूम भी सकते हो, ठीक है, मजे भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लाइफ भगवान ने इसलिए तो दी है कि थोड़ा इंसान एंजॉय भी करे, बट
ठीक है। ठीक है, सी आ रहा है आंसर। चलो मैं बताता हूँ आंसर क्या आएगा, ठीक है। आप लोगों ने कर लिया है। देखो बच्चों, आप लोगों ने जो आंसर दिया है सी, ये करेक्ट आंसर है। अब ये करेक्ट आंसर कैसे है सर? कल कल क्वांटम की क्लास नहीं होगी समृति, क्योंकि मैंने बताया था ना वीक में 2 दिन लीव लूंगा। तो मैंने मंडे को जो लीव होना था, तो मैंने मंडे को क्लास ले ली, मतलब आज। तो कल अपन उसकी छुट्टी कर दी है, ठीक है। मैंने जो असाइनमेंट्स दिए हैं और जो पीडीएफ बोला है पढ़ने के लिए, वो पढ़ लेना, ठीक है। कल क्वांटम की छुट्टी है, ठीक है। आप शेड्यूल भी वहां देख सकते हो, वहां कल की क्लास नहीं दिखेगी, ठीक है। सर जिसके दोस्त नहीं है वो मूवी, सूरज, अब हम समझ सकते हैं दुख, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। शादी कर लो जल्दी, ठीक है। हम सफर मिल जाएगा तो आगे का जीवन आसान हो जाएगा, ठीक है। ओके, क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है इंसान अकेला ही होता जाता है लाइफ में सर, ठीक है। जब आप समय आगे बढ़ेगा तो इंसान के मतलब जीवन में अकेलापन तो आता है, इसीलिए एक एज के बाद शादी करना भी जरूरी होती है, ठीक है। क्योंकि देखो जो दोस्त रहते हैं वो बीएससी तक रहेंगे, एमएससी तक रहेंगे, फिर उसके बाद जो है वो अपने अपने काम लगेंगे, फिर धीरे धीरे सबकी शादी हो जाएगी, तो फिर आपके पास कोई नहीं बचेगा दुख दर्द सुनाने के लिए, ना सुनने के लिए। तो इसलिए शादी हो जाएगी, फिर शादी हो जाएगी तो हम सफर मिल जाएगा, फिर कुछ समय के बाद बच्चे भी लाइफ में आ जाएंगे, तो टाइम पास होता रहता है, ठीक है। तो इसलिए ये सब जरूरी है। भगवान ने जो सिस्टम बनाया है ना, उसका उसके पीछे कुछ रीजन है, ठीक है, लॉजिक है सर इसके लिए। ओ माय गॉड, मतलब नेट क्लियर करना पड़, शादी के लिए नेट क्लियर करना पड़ेगा, ये भी सही बात है। खैर, एक्चुअली में शादी करने के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वो तो हम बना लेते हैं, ठीक है, सर सही बात है। एक्चुअली में टाइम पर शादी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मेरी बात का ध्यान रखना, टाइम पे शादी कर लेना सब लोग, ठीक है, ज्यादा लेट मत करना, ठीक है। नहीं तो अच्छा लाइफ पढ़ना चाहिए तो टाइम पे शादी कर लेना, ठीक है। मोटिवेशनल के नाम पर आप संदीप से अच्छा बच्चों, 5 साल से लाइव क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। अब तो बच्चों मुझे लाइव बात करने का इतना एक्सपीरियंस हो गया ना कि मुझे कोई पैनिकनेस नहीं होती अब लाइव में, ठीक है। तो अब सर, लेकिन सर समझिए कुछ बोल रहे हैं सर, लेकिन सर नहीं होगा लाइफ में क्या शादी करनी है? अच्छा नहीं सर, मैं क्या लिखा है, लेकिन सर हुआ ही नहीं हुआ होगा लाइफ में क्या? नहीं समझ नहीं आया, मैं समझ नहीं पाया आपका कमेंट, ठीक है। आप ज्यादा हो तो एक बार और लिख देना, मैं इस क्वेश्चन के ऊपर आ जाता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, इसका सिस्टम क्या है इस क्वेश्चन का। देखो पार्टिकल जो है, अच्छा अच्छा कुछ लिख रहे हैं, अच्छा अच्छा, उन्होंने लिखा है सर लेकिन सर कुछ नहीं होगा लाइफ में क्या शादी करना है सर? नहीं तो चलो कुछ नहीं बच्चों, देखो ये तो पर्सनल मैटर है, ठीक है। अच्छा अच्छा खुश, अच्छा खुश मींस कैरियर में नहीं होगा क्या शादी करनी? अच्छा अच्छा, अब मुझे समझ में आ गया। लेकिन सर कुछ नहीं तो शादी करना, आपका कहने का मतलब जब है कि लाइफ में जब खुशी नहीं होगी तो क्या करेंगे, है ना? देखो बच्चों, मैं एक बात बता दूं, अपन जो कभी कभी अपन लोग जो सोचते हैं ना, वो एक देखो मैं वैसे बहुत ज्यादा लेक्चर्स तो नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है, बट अब आप लोगों ने आज इस मैटर पर बात छेड़ दी है, तो थोड़ी सी फिजिक्स से हटकर भी बात हो जाती तो कुछ होता नहीं। देखो जब हम बर्थ लेते हैं तो क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पर होते हैं, ठीक है, अपनी एज क्या होती है, 0, ठीक है। एक इंसान ज्यादा से ज्यादा, चलो अपन उसकी एज ले लेते हैं, 70 ईयर्स तक वो जीता है, ठीक है। अब इतनी बड़ी लाइफ होती है, इस पूरी लाइफ में हमारी हम 5th क्लास तक पढ़ते हैं, हम 12th क्लास पढ़ते हैं, हम बीएससी करते हैं, हम एमएससी करते हैं, हम और भी पढ़ाई करते हैं, पीएचडी करते हैं, नेट निकालते हैं, गेट निकालते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ कहीं
शादी भी करने का समय होता है, ठीक है, तो इट इज मैरिज टाइम होता है, इट इज अ मैरिज टाइम, ठीक है, ठीक है। और अब हम क्या होता है, अब हमारी जो इतनी बड़ी जो लाइफ है, इट इज टाइम लाइन, ठीक है। इट्स टाइम लाइन, इट्स टाइम लाइन, ठीक है। अब अपन लोगों को क्या है ना, इतनी बड़ी जिंदगी जीनी है, बट हम कभी कभार क्या होता है कि सिर्फ इतनी से हिस्से में सोचते हैं, इतने से हिस्से को सोचकर हम डिसीजन लेते हैं। हम सोचते हैं कि सिर्फ इतनी सी लाइफ को देखकर हम क्या है डिसीजन लेने की सोचते हैं। इसीलिए क्या होता है, ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि हमेशा जब भी आपको डिसीजन लेना हो तो अपने मम्मी पापा से डिसीजन के बारे में सोचना चाहिए। अपने जो अपने घर में जो ओल्ड लोग होते हैं, एल्डर्स लोग होते हैं ना, हमेशा उनसे पूछना चाहिए, क्योंकि उनको पूरा ओवरव्यू होता है, उन लोगों को पूरा ओवरव्यू होता है पूरी लाइफ का, तो वो आपको हमेशा बताएंगे कि क्या लाइफ में करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। ठीक है सूरज, ठीक है। तो बच्चों, लाइफ बड़ी होती है, और क्या लाइफ में डिसीजन लेने हैं, शादी टाइम पे करना है नहीं करना है, आपका जो भी है, आप अपने एल्डर्स बड़े लोगों से पूछो, वो आपको अच्छी सलाह देंगे। और मेरा तो कहना यही है, टाइम पे हर चीज होनी चाहिए, ठीक है। लेट मी जस्ट कम टू द पॉइंट, ठीक है, लेट्स कम। देखो, इट्स ओके, कोई इशू नहीं बच्चों, कोई इशू नहीं, ठीक है। देखो अब क्या है, ए पॉइंट मास m इज कांस्टेंट टू मूव ऑन द इनर सरफेस ऑफ ए पैराबोलॉइड, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पैराबोलॉइड क्या होता है। पैराबोलॉइड आप जानते हो, कभी देखा है आपने पैराबोलॉइड? चलो मैं आज आपको पैराबोलॉइड दिखाता हूँ, ठीक है, कैसा दिखता है। So just give me few seconds. So paraboloid is like this. ये हो गया आपका पैराबोलॉइड, ठीक है। या ओह माय गॉड, ठीक है। अब बच्चों अपन बाकी चीजों जो है ना बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी अपन पढ़ाई कर लें, अभी अपन पैराबोलॉइड देख लें सूरज, ठीक है। अभी इसको इसके बारे में समझ लो, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो बाकी बातें अब बाद में होंगी, ठीक है। देखो पैराबोलॉइड इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पर क्या होता है, व्हाट हैपेंस हियर, तो इन्होंने हमें ये जो दिया है ना इक्वेशन, तो जब पार्टिकल इसके अंदर घूमेगा, जब पार्टिकल इसके अंदर रहेगा, तो चलो ये हो गया। तो इसके अंदर जो पार्टिकल होता है, तो मे बी व्हाइट कलर इज बेस्ट, है ना। तो ये इस तरह से घूमता है इसके अंदर, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और जब वो इसके अंदर होता है ना, तो जो एक फोर्स होता है जो हमेशा अंदर की तरफ लगता है, दैट इज द सेंट्रल फोर्स। अब आप बोलोगे कि सर ये सेंट्रल फोर्स कैसे आया, देखो जो पार्टिकल ऐसे इसके अंदर घूम रहा है ना, तो इस पर ना देखो सेंट्रल फोर्स कैसे लगता है, बताता हूँ आपको। जैसे ये वो जो पॉइंट है ना, यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और इसी नॉर्मल के ना दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक तो एक हो जाता है नॉर्मल ये वाला, और एक हो जाता है नॉर्मल ऊपर वाला, पर मतलब एक पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा इसका, ठीक है। और एक कंपोनेंट हो जाता है ये वाला। तो इसमें क्या होता है कि ये वाला जो कंपोनेंट होता है, जो आप इस कंपोनेंट को देख रहे हो, ये कंपोनेंट तो इसका वेट बैलेंस करने के काम करता है, और ये वाला जो कंपोनेंट होता है, ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता है। तो ये वाला तो बेसिकली हमेशा इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल कर देते हैं। तो पार्टिकल हमारा किस में घूम रहा है, सेंट्रल फोर्स में घूम रहा है, सो इट इज मूविंग इन सेंट्रल फोर्स, ठीक है। अब सेंट्रल फोर्स में क्या होता है, जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना, वो कांस्टेंट होता है, ये सेंट्रल फोर्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अब हम एंगुलर मोमेंटम को लिख लेते हैं, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है आर पी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये हमारा हो जाएगा आर, ये पी इक्वल्स टू होता है एम वी इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये हमारा हो जाएगा वी। अब वी इक्वल्स टू क्या होता है, आर ओमेगा, तो ये हो जाएगा आर ओमेगा इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर ओमेगा इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि मास डिवाइड होगा कांस्टेंट से, तो
कांस्टेंट से मास डिवाइड होगा तो तब भी तो कांस्टेंट ही रहेगा। अब ये देखो ये चीज क्या लिखी हुई है, ये एक्चुअली में आर स्क्वायर, अगर आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स देखते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। सो आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, ए जेड हो गया, ठीक है। आर स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, इट इज ए जेड, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए जेड ओमेगा, ठीक है, इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो आपका ओमेगा जो है वो जेड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जेड के, ठीक है। अब देखो आप आंसर आ गया, ठीक है। सो इट वाज सो इजी, है ना। तो डायमेंशन एनालिसिस हो गया। हम इस क्वेश्चन को लैग्रेंजियन से भी कर सकते हैं, बट अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक आज का डायमेंशनल एनालिसिस था। सर इस सेंट्रल फोर्स में, हाँ ये सब आपको मैं अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा। आज एक्चुअली में जो डायमेंशनल एनालिसिस है ना सुधीर, वो उसमें सारे चैप्टर्स की समरी है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है, कम्स, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कितना, अब अपन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों, उसके बाद जो है, ठीक है, छुट्टी कर देंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, जस्ट गिव मी ए सेकेंड। ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर लो बस, इसके बाद हम आपको छोड़ देंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को होमवर्क में दे दूंगा, ठीक है, विथ सॉल्यूशन, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। थोड़ी सी अपन को कोर्स जल्दी खत्म करना है ना अभी नेट एग्जाम के लिए, तो थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और ऑलरेडी हम गैप रख रहे हैं तो प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होने वाली है, आप लोग कवर कर लोगे, इतना तो आराम से कर लोगे कवर। और आप लोग असाइनमेंट्स को लैपटॉप में भी देख सकते हो, मैं क्या करता हूँ कि उसका वीडियो भी बना के डाल देता हूँ ताकि आप लोगों की आंखों में कोई प्रॉब्लम ना हो। सूरज विल गिव यू इन इन असाइनमेंट्स, आप देख लेना, ठीक है। अभी लैग्रेंजन से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी लैग्रेंजन मैंने पढ़ाया भी नहीं है ना, और बाकी बच्चे यहाँ पर अभी डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे उससे, है ना। तो मेरी माने तो मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, आप उससे थोड़ा देख लेना, ठीक है, असाइनमेंट्स में, ठीक है, तो ज्यादा सही रहेगा। बाकी हम लैग्रेंजन वाले चैप्टर में तो कराएंगे ही, बट सॉल्यूशन में हम आपको लैग्रेंजन से भी करा के दे देंगे, ठीक है, कभी सॉल्यूशन अटैच कर देंगे। जिसका आंसर आ जाए बता देना। ये क्वेश्चन है गेट 2020 का। गेट 2020 का ज्योत्सना, गुड। समृति को लगता है डाउट है इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाया। चलो मैं 1 मिनट और वेट कर लेता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। चलो मैं सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है, हाउ दिस इज। देखो बच्चों क्या हो गया, सब गायब हो गया, ठीक है। यहाँ देखो आप से बोला क्या गया है, एवरेज एंगल एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, ठीक है। अब देखो हमसे बोला है एवरेज एंगल निकालने के लिए। देखो यार ये बताओ, ये जितना इस साइड मुड़ता है, मान लीजिए इस साइड मुड़ता है 90 डिग्री, अब वापस से जब अपन इसको ऐसे मोड़ते हैं तो ये टॉर्जन के कारण इस साइड मुड़ा, मतलब इस साइड हमने मोड़ दिया अपने कारण अपने फोर्स से, तो टॉर्जन इसको वापस ऐसे 90 डिग्री रोटेट कर देगा इफ द कंडीशंस आर आइडल। तो 90 -90 + 90, तो कितना आ रहा है आपका थीटा एवरेज, सो दैट इज गोइंग टू बी 0, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा, हमसे क्या बोला है, ठीक है। तो पहला तो हमारा 0 हो जाएगा, तो हमारा या तो ये होगा या तो ये होगा, है ना, बाकी इन दोनों का तो पत्ता ही कट गया। अब दूसरे वाले केस में क्या हो रहा है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो,
इसमें यहाँ पावर 1/2 है, यहाँ 3/2 है। तो अब हम यहाँ सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। देखो यहाँ आप देखो ये एनर्जी है, और एनर्जी हमारी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी कितनी होती है, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी, एक थ्योरम भी है इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से, ठीक है। तो इसकी जो एनर्जी एक पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हमारी होती है एनर्जी, वो होती है हाफ kBT, ठीक है। तो हम इसको इसके बराबर इक्वेट कर सकते हैं, है ना, ओके, ठीक है। पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो एनर्जी होती है वो इतनी होती है। तो अगर आप देखो कि थीटा जो है, ठीक है, if you just see your थीटा, तो थीटा जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 1/2। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। आया समझ में? सबको क्लियर हो गया? आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। सो इट्स इजी। तो यही था बच्चों इस क्वेश्चन का तरीका। अब बाकी क्वेश्चंस होमवर्क में मैं दे दूंगा, तो आप लोग कर लेना, ठीक है। मैं अब यहाँ पर जो है ठीक है क्लास एंड करूंगा अब, ठीक है। बाकी ठीक है, किसी को और कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी अपनी क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। असाइनमेंट्स कर लेना, ठीक है बच्चों। ओके सो ठीक है, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, गुड नाइट, ठीक है। आज काफी मजा आया, फर्स्ट क्लास थी, ठीक है। ओके बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। और लाइफ में हर काम टाइम पे करना है, ठीक है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। सूरज सर हियर थीटा इज एंगुलर कोऑर्डिनेट, यहाँ पर जो थीटा है वो एंगल है, दैट इज द एंगल। वेलकम वेलकम बच्चों। सिप्रा कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सिप्रा बोलिए। हाँ मैं रुका हुआ हूँ। हेलो सर। हाँ बोलिए सिप्रा। सर हाफ ऑफ ए थीटा स्क्वायर का कंट्रीब्यूशन हाफ केबीटी होगा, पी थीटा स्क्वायर बाई 12 का वो तो कंट्रीब्यूशन हाफ केबीटी को हाँ इसका भी होता है। हाफ केबीटी होता है, मतलब जितने भी स्क्वायर्ड टर्म होते हैं उसका कंट्रीब्यूशन हाफ केबीटी होता है, ठीक है। ओके बोलिए फिर। प्रोपोर्शनलिटी में चेंज नहीं होगा, बट दो टर्म टर्म आएगा, इसलिए मैं हाँ हाँ ऐड हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये डायमेंशनली देख रहे हैं ना, हम सिर्फ डायमेंशनली चेक कर रहे हैं, आप तो समझ ही गए हो ना। हाँ आप जो बोल रहे हो मुझे मालूम है, दैट इज अ थ्योरम, ठीक है। आई नो दैट दैट्स द थ्योरम, ठीक है, कि पर स्क्वायर जितने भी ये स्क्वायर टर्म होते हैं ना, सबका जो एनर्जी होता है वो हाफ केबीटी होता है, ठीक है। दैट इज राइट, ठीक है। हाँ बट आप देखो अगर वैसे करोगे तो भी आपका आंसर जो है, हाँ ठीक है। सर, ठीक है। दैट्स वेरी गुड थैंक यू सर। क्वेश्चन, वेरी नाइस। सर एक्सप्लेन कर दीजिए जैसे पहले दे देते हैं। सर इस टर्म देखो वो सिर्फ करने आप स्टैटिस्टिकल का बता रहे हैं, ठीक है। दैट इज बिट डिफरेंट थिंग एक्चुअली में। आपका इसका भी अगर आप एनर्जी देखते हो तो वो हाफ केबीटी है, और इसका भी जो एनर्जी देखते हो तो वो भी हाफ केबीटी है, वो बस यही बता रहे हैं एनर्जी पर टर्म, ठीक है, पर एनर्जी। एनर्जी या तो आप काइनेटिक एनर्जी ले लो तो वो भी हाफ केबीटी के बराबर इक्वेट कर सकते हो, आप हाफ अल्फा थीटा स्क्वायर भी कर सकते हो, तो उसको भी हाफ केबीटी के बराबर इक्वेट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर टेम्परेचर के बराबर इसको निकालना है तो यह हो जाएगा के बी टी, ठीक है। तो हैमिल्टोनियन विल बी इक्वल टू के बी टी। अगर आप निकालते हैं, अब ये देखो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स तो अभी यहाँ नहीं पढ़ा रहा, एक्चुअली एक थ्योरम है जो ये कहती है, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए बेटर होगा कि आप स्टार्टिंग से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ो, ठीक है। तो मैं अभी 20 से कुछ भी चीज बताऊंगा तो वो कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगा, ठीक है आपको, इसलिए ठीक है इसको स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ठीक है बच्चों, ओके टेक केयर, बाय बाय। तो अब मैं यहाँ क्लास एंड करता हूँ। प्रिया मुझे आपका समझ में नहीं आया, आपने क्या लिखा है? ठीक है ओके। प्रिया हैंड रेस कर लेना अगर और डाउट हो तो, ठीक है। मैं वैसे अब मुझे लग रहा है प्रिया को क्लियर हो गया है, ठीक है ओके, आई एम एक्सेप्टिंग। हाँ प्रिया बताओ। ओके वे यू कैन वेट समृति, आई थिंक वी विल जस्ट फिनिश इन 1 or 2 minutes। हाँ समृति बताओ, सॉरी प्रिया बताओ। प्रिया कैन यू स्पीक? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हाँ प्रिया बोलो बोलो बोलो, आ रही है अब आवाज।
सर जो आप असाइनमेंट देते हैं ना, तो उसमें जो पहले आप एक्सप्लेन करते थे उस तरह वीडियो बनाइएगा, क्योंकि ना ऐसे हमें समझ में नहीं आता है। हाँ, मैं ये बात समझ गया हूँ कि आपको भी ऐसे समझ नहीं आ रहा है, बट दरअसल मैं अब जो असाइनमेंट्स होते हैं उन्हें मैं लाइव क्लास में ही डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो दैट्स द मेन रीजन। तो मैंने अभी आपको फाइनाइट वेल का दिया है ना। तो मैं अभी फाइनाइट वेल की क्लासेस होंगी तो उनमें वो सब डिस्कस हो जाएंगे। मैंने पहले से इसलिए दे दिया है ताकि आप लोग जो है उसको थोड़ा देखना स्टार्ट कर दें, ठीक है। बस उसका रीजन यही है, ठीक है। मैंने जैसे और सर क्लासेस जो को आपने वन डी बॉक्स का बोल रहे हैं ना। देखो वन डी बॉक्स में क्या है कि मैं आपको बता दूं, क्योंकि उसके क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा सा टाइम का इशू था, इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो उस पर प्रिया नहीं बनाया, ठीक है। बाकी वो क्वेश्चंस इजी हैं, अगर आप करोगे तो बन जाएंगे आपसे, है ना। नहीं सर, ये बोल रही थी कि उसमें जितने सारे क्वेश्चन है वो सारे वनडी बॉक्स के ही हैं। अच्छा, जो वन डायमेंशनल बॉक्स में जो आप क्वेश्चन दिख रहे हो, वन डी बॉक्स वाला चैप्टर बोल रहे हो ना। वन डी बॉक्स के जो असाइनमेंट्स दिए थे आप उसकी बात कर रहे हो ना। आपकी यस बात, सर, उसमें मतलब कुछ ज्यादा ही, तो वो सारे वनडी बॉक्स के ही हैं। हाँ, अब मैं आपको बता देता हूँ एक्चुअली में जो वन डी बॉक्स है, ठीक है, आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया है, ठीक है। जो वन डी बॉक्स है ना, उस उसमें उसके क्वेश्चन वो आइडेंटिकल पार्टिकल से भी जुड़ा हुआ है, वो परटर्बेशन थ्योरी से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। वो आपका एंगुलर मोमेंटा से भी जुड़ा होता है, वो आपका स्पिन से भी जुड़ा होता है, ठीक है। तो आपको अभी फिलहाल में क्या है कि ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जब हम ये सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो वो सारे क्वेश्चंस आप ऑटोमेटिकली कर ही लोगे, है ना। तो वो जो चैप्टर है वो बहुत सारे दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड है, तो वो जो क्वेश्चंस है वो बहुत सारे दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड है। तो जब आप लोग आगे पढ़ोगे ना, तो वो अपने आप समझ में आ जाएंगे वो क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी जितना मैंने क्लास में करा दिया उतना कर लो, अगर आपसे हो सकता है तो उन क्वेश्चंस को कर दो, और जो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक है, तो वो आगे की जो जैसे जो पर्टर्बेशन थ्योरी के क्वेश्चन है तो पर्टर्बेशन में करा ही देंगे, जो स्पिन के क्वेश्चन है वो स्पिन वाले चैप्टर में हो ही जाएंगे दोबारा, ठीक है। तो उसकी चिंता नहीं करो, वो हो जाएंगे। एक्चुअली में उस चैप्टर वन डी बॉक्स से ना बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं अलग अलग चैप्टर्स के, ठीक है। जैसे प्रोबेबिलिटी के भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो वो धीरे धीरे आप कर लोगे, चिंता नहीं करो, वो हो जाएंगे। तो अभी जैसे पर्टर्बेशन थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें फिर से वन डी बॉक्स के क्वेश्चन आएंगे, सो डोंट वरी, थिंग्स विल बिकम इजी, ठीक है। सो ठीक है, तो अभी मैंने फिलहाल लाइव क्लास में आपको जितना करा दिया है आप उतना कर लो, और उसके हिसाब से आप आगे बढ़ते चलो, ठीक है। आपसे असाइनमेंट्स जितना बनता है कर लो, ठीक है। अभी ज़्यादा, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा बचा नहीं है अपने एग्जाम के लिए, तो अभी जितना असाइनमेंट्स कर सकते हो कर लो, ठीक है। देखकर सॉल्यूशन तो पहले से उसमें अटैच्ड है ही, बाकी आगे आने वाले चैप्टर्स में होगा, ठीक है। मतलब हम उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर ही लेंगे कहीं ना कहीं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को लाइव क्लास में ही डिस्कस करने वाले हैं। बाकी आपको भी थोड़ी सी मेहनत अपनी तरफ से करनी होगी, क्योंकि अब मैं दिन में 2 बार क्लासेस लूंगा तो मुझे भी ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, है ना। तो आपको भी थोड़ा सा मेहनत अपनी तरफ से करना होगा, ठीक है प्रिया, ठीक है। ठीक है प्रिया, ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, ओके बाय।